So now moving towards our last chapter of RST, that is scatter radiation. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारा के सारा ही हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है. सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि हमारे पास रेडिएशन हमने देखा था कि 3 तरह की होती हैं. कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो पेशेंट की बॉडी में जब जाती हैं तो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं. दे आर कॉल्ड एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस. ऑलराइट. अब कुछ रेडिएशन ऐसी होती हैं जो कि पेशेंट की बॉडी के अंदर जाती हैं एंड एज इट इज़ निकल जाती हैं. उनको हम कहते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशंस. ऑलराइट. और कुछ रेडिएशंस हमारे पास ऐसी होती हैं जो पेशेंट की बॉडी के अंदर जाती हैं और निकलती भी हैं बट उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. दे आर कॉल्ड स्कैटर्ड रेडिएशंस. ऑलराइट. ये हमारे पास इमेज रिसेप्टर तक पहुंचती हैं एंड दे आर कॉल्ड इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज. इसीलिए हम इनको कहते हैं ये क्या है, इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज हैं. अब स्कैटर्ड रेडिएशंस जो होती हैं ये आपके पास किसी किस्म का इमेज की फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं करती हैं. ये सिर्फ और सिर्फ इमेज को क्या करती हैं, ब्लर करती हैं. इमेज के अंदर नॉइस क्रिएट करती हैं, इमेज की क्वालिटी को ख़राब करती हैं. ऑलराइट. एब्जॉर्ब रेडिएशंस कौन सी होती हैं, जो कि टोटली एब्जॉर्ब हो जाती हैं. अब याद रखना है जो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड रेडिएशन होती हैं बेसिकली इनकी वजह से इमेज की फॉर्मेशन हो रही होती है. ठीक है. सो इमेज की फॉर्मेशन हमारे पास एब्जॉर्ब की वजह से भी हो रही होती है और ट्रांसमिटेड की वजह से भी हो रही होती है. क्यों? अगर तो आपके पास एक्सरेज एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो क्या होगा, सारी की सारी एक्सरेज ट्रांसमिट हो जाएंगी, यानी कि सारी की सारी इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज इमेज रिसेप्टर तक पहुंच जाएंगी. हमें सारी की सारी नहीं चाहिए. क्यों? देखो फॉर एग्जांपल आपके पास फिल्म है. हमने स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी के अंदर बात की थी कि फिल्म बेसिकली हमारे पास क्या होती है, जब इसके ऊपर एक्सरेज पड़ती हैं तो ये ब्लैक हो जाती है. हमने बात की थी कि मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट होती है विच इज़ ब्लैक इन कलर. ऑलराइट. अब अगर सारी की सारी एक्सरेज इसके ऊपर आ गई तो ये तो सारी की सारी ब्लैक हो जाएगी. आपको ब्लैक फिल्म चाहिए नहीं ना, हमें फिल्म के ऊपर ब्राइट और डार्क एरियाज चाहिए. ठीक है. डिफरेंस भी तो होना चाहिए. सारी की सारी ब्लैक होगी तो आप कहाँ से स्ट्रक्चर्स ढूंढोगे उसके अंदर से. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है कि आपको जो फॉर एग्जांपल ये फिल्म है, फिल्म के ऊपर आपको लेट्स से ये स्टर्नम नज़र आ रही है एंड आपको रिब्स नज़र आ रही हैं. तो वो क्यों नज़र आ रही हैं? क्योंकि ये जो स्टर्नम थी, ये रिब्स थी, ये क्या है, बोन्स हैं. बोन्स हमारे पास हाई एटॉमिक नंबर से बनी हुई होती है, डेंस होती है, ज़्यादा मास डेंसिटी होती है. इसी वजह से ये एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेती है. जब ये एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेगी इसका मतलब है कि एक्सरेज फिल्म तक नहीं पहुंच रही. तो जिस जिस एरिया तक नहीं पहुंचेगी वहां से फिल्म वाइट होगी, बाकी सारी फिल्म क्या होगी, ब्लैक होगी. ऑलराइट. तो बेसिकली हमारे पास इमेज जो आ रही होती है रेडियोग्राफ के ऊपर, डार्क और ब्राइट एरियाज होते हैं, वो बेसिकली किसकी वजह से होते हैं, एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड एक्सरेज की वजह से होते हैं. स्कैटर्ड एक्सरेज का इमेज की फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, जस्ट ये इमेज को ब्लर करती हैं, इमेज का कंट्रास्ट ख़राब करती हैं. किस तरह से ख़राब करती हैं? ये आपके पास एक पेशेंट है. ठीक है. अब पेशेंट के ऊपर एक्सरेज आ रही हैं फ्रॉम एक्सरे सोर्स, और एक्सरे सोर्स क्या है, एक्सरे ट्यूब है. अब कुछ एक्सरेज एज इट इज़ स्ट्रेट पास हो गई, इनको हम कहते हैं ट्रांसमिटेड एक्सरेज. ये तो आपके पास इमेज रिसेप्टर के ऊपर जाएंगी. नीचे हमारे पास क्या होता है, इमेज रिसेप्टर होता है और फॉर्मेशन हो जाएगी इमेज की. ठीक है. अब कुछ एक्सरेज ऐसी होती हैं जो कि कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गई. अब कुछ एक्सरेज लेट इसको लेकर चलते हैं, ये वाली समझो एब्जॉर्ब हो गई, इसको लेकर चलते हैं. लेट से ये एक्सरे अब पेशेंट की बॉडी से निकली और निकलने के बाद इस डायरेक्शन में चली गई. अब इसके पास बेसिकली इंफॉर्मेशन किस चीज़ की थी, इसके पास इस एरिया की इंफॉर्मेशन थी. इसने इस एरिया की इमेजिंग करनी थी, तो इस एरिया की इमेजिंग यहाँ पे होनी चाहिए थी, यहाँ पे, तो वो इस एरिया को इधर शो करेगी. ऐसा ही है. तो जब एरिया फिल्म के ऊपर गलत जगह पर आपको नज़र आएगा तो क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगी, गलत डायग्नोसिस होगा. ऐसा ही है. और इमेज की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी. इसीलिए स्कैटर्ड रेडिएशंस हमें नहीं चाहिए होती हैं, बिकॉज हमें वो स्ट्रक्चर्स उसी जगह पर चाहिए जिस जिस जगह वो बॉडी के अंदर है. हमें बिल्कुल वैसे के वैसे हमें फिल्म के ऊपर भी चाहिए. स्कैटर्ड एक्सरे की वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर क्योंकि ये डिफ्लेक्ट कर रही हैं, डायरेक्शन चेंज कर रही हैं, तो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है जिस स्ट्रक्चर की, उस स्ट्रक्चर को भी दूसरी जगह जाकर उसकी इमेज बनाएंगी. जब दूसरी जगह इमेज बनाएंगी तो क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगी. ऑलराइट. सो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था. अब हम चलते हैं टेक्स्ट क्या कहता है.
कंट्रास्ट एंड कंट्रास्ट रेजोल्यूशन आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्वालिटी। ठीक है, हम कब कहते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी की इमेज है और ये अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं है? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रास्ट एंड कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। कंट्रास्ट बेसिकली क्या है कि आपको इमेज के अंदर कितने डार्क और कितने ब्राइट एरियाज क्लियरली नजर आ रहे हैं, दैट इज कंट्रास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एरिया आपको बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा है और दूसरा एरिया आपको, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया ब्लैक है और ये टोटली वाइट नजर आ रहा है, तो कंट्रास्ट है। ऑब्वियस सी बात है, एक टोटली ब्लैक है, एक टोटली वाइट है, तो कंट्रास्ट तो है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर आपके पास ग्रे कलर में है एंड दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास इस कलर में है। अब अगर आप इस वाले को देखो तो इसमें आपके पास क्या है, डार्क और वाइट एरियाज क्लियरली आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका कंट्रास्ट कैसा है, हाई कंट्रास्ट है। अगर आप सेकंड वाली इमेज को देखो तो दोनों ग्रे कलर में और बहुत कम डिफरेंस नजर आ रहा है। इसका मतलब इसका कंट्रास्ट कैसा है, लो कंट्रास्ट है। आप लोग डिफरेंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन भी यही है। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन किसे कहते हैं कि दो सेम नजर आने वाली चीजें आपको किस हद तक डिफरेंट नजर आ रही हैं, आप उनके अंदर किस हद तक डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसे हम कहते हैं कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। जिस तरह आपके पास ये है, अब एक तरफ आपके पास ब्लैक है और एक तरफ वाइट है, तो हम क्लियरली डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा ब्लैक है कौन सा वाइट है। इसका मतलब है कि इसकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन अच्छी है, ज्यादा है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये सिमिलर नजर आ रहे हैं, इनमें हम इतना अच्छे से डिफरेंस नहीं कर सकते। लेकिन कंट्रास्ट रेजोल्यूशन यही है कि दो सिमिलर नजर आने वाले स्ट्रक्चर्स को आप किस हद तक कितने अच्छे से डिफरेंशिएट कर सको, उसको हम कहते हैं कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। ऑलराइट, contrast arises from the areas of dark and light and shades of gray on the radiographic image। तो रेडियोग्राफिक इमेज के ऊपर हम क्या कहते हैं कि कंट्रास्ट क्या है। रेडियोग्राफिक इमेज के ऊपर कुछ एरियाज हमें लाइट नजर आ रहे होते हैं, कुछ एरियाज डार्क नजर आ रहे होते हैं एंड सम हमें ग्रे नजर आ रहे होते हैं। तो यही बेसिकली हमारे पास इमेज की क्वालिटी है, इमेज का कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू इमेज एडजेसेंट सिमिलर टिश्यूज। ठीक है, यानी कि दो टिश्यूज बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं, जिस तरह आपके पास व्हाइट मैटर है और ग्रे मैटर है। इसी तरह हमारे पास लिवर और स्प्लीन है, ये सिमिलर नजर आते हैं, तो इनके दरमियान किस हद तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसे हम कहते हैं कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। ऑलराइट, देन हमारे पास है कॉम्पटन स्कैटर्ड एक्स रेडिएशन, यानी कि वो रेडिएशन जिन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है, वो बेसिकली ये करती हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉइज प्रोड्यूस करती हैं। इनकी वजह से इमेज का कंट्रास्ट कम होता है और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन भी कम होती है। इट मेक्स द इमेज लेस विजिबल, इसकी वजह से इमेज जो है वो हमें ठीक से नज़र नहीं आती है। ऑब्वियस सी बात है, पहले ही मैंने आपको बता दी, जब स्कैटर है तो जहाँ पे इमेज बनानी चाहिए उसकी जगह किसी और डायरेक्शन में इमेज बनाएगी तो आपको ठीक से नज़र नहीं आएगी। 3 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज स्कैटर रेडिएशन। अब याद रखना है 3 हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्कैटर रेडिएशन बढ़ती है। ठीक है, याद रखना है हमें स्कैटर रेडिएशन नहीं चाहिए, कैसे हमने कह दिया कि वो नॉइस बना रही है, तो नॉइस हमें नहीं चाहिए, इमेज हमें क्लियर चाहिए। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम यही देखेंगे कि ये बेसिकली प्रोड्यूस किस तरह से होती हैं, इनको ख़त्म हम किस तरह से कर सकते हैं या इनको हम कम किस तरह से कर सकते हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? जब आप केवीपी को इंक्रीज़ करोगे तो स्कैटर रेडिएशन इंक्रीज़ होगी। जब आप फील्ड साइज़ यानी कि जिस भी एरिया का आपने रेडियोग्राफ लेना है, आपने इमेजिंग करनी है, आप उस एरिया के साथ साथ दूसरे एरियाज़ को भी एक्सपोज करवा रहे हो, तो भी आपके पास स्कैटर रेडिएशन बढ़ेगी। एंड इंक्रीज्ड पेशेंट थिकनेस, और अगर पेशेंट की थिकनेस ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, थिकनेस ज़्यादा है इसका मतलब है कि मास डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। ऑलराइट, अब वन बाय वन आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से केवीपी के इंक्रीज करने से स्कैटर रेडिएशन इंक्रीज हो रही है, फील्ड साइज के बढ़ाने से किस तरह से स्कैटर रेडिएशन बढ़ रही है, और पेशेंट की थिकनेस किस तरह से इफेक्ट करती है। लेकिन याद रखना है कि इन सब का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, केवीपी भी अगर कम होगी तो स्कैटरिंग कम, ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा, फील्ड साइज कम है तो स्कैटरिंग भी कम, फील्ड साइज ज़्यादा है तो स्कैटरिंग भी ज़्यादा, पेशेंट थिकनेस कम है तो स्कैटर रेडिएशन कम, और अगर पेशेंट थिकनेस ज़्यादा है तो स्कैटर रेडिएशन भी ज़्यादा, तीनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस आर डिजाइन टू कंट्रोल एंड मिनिमाइज स्कैटर रेडिएशन। हमें स्कैटर रेडिएशन नहीं चाहिए, सो इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज डिवाइसेस दैट आर कॉल्ड बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस। ऑलराइट, अब ये बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस बेसिकली क्या करती हैं, ये जो फील्ड साइज है इसको लिमिट करती हैं, यानी कि जिस भी एनाटॉमी की आपने इमेजिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ एक्सरे बीम उसी के ऊपर जाकर फॉल करेगा, साथ वाले एरियाज को वो एक्सपोज नहीं करेगा।
द थ्री प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेज आर, अच्छा 3 तरह के हम बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेज यूज करेंगे, वन बाय वन हम देखेंगे। एक हमारे पास है अपर्चर डायाफ्राम, लेड की एक शीट होती है और इसके दरमियान अपर्चर यानी कि होल होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास कोन्स होती हैं, इस तरह से आपके पास सिलेंडर शेप होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस हम देखेंगे। बाय रिमूविंग स्कैटर्ड एक्सरेज, अब हमने बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस यूज करके स्कैटर्ड एक्सरेज को खत्म कर दिया फ्रॉम दी रेमिनेंट बीम। रेमिनेंट बीम कौन सा बीम होता है? जो कि पेशेंट से गुजर जाता है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, अब आगे जाकर उसने इमेज की फॉर्मेशन करनी है ऑन इमेज रिसेप्टर, ऑलराइट, उसको हम कहते हैं रेमिनेंट बीम। द ग्रिड रिमूव्स अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइस। अब स्कैटर रेडिएशंस तो हमने बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस यूज करके खत्म कर दिया। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? वी यूज ग्रिड्स। अब ग्रिड बेसिकली क्या करती है? ये जो मेजर सोर्स है नॉइस का, मेजर सोर्स कौन था नॉइस का? स्कैटर्ड रेडिएशन, उसको खत्म कर देती है। दस इम्प्रूविंग रेडियोग्राफिक इमेज कंट्रास्ट, तो ग्रिड आपके पास बेसिकली क्या करती है? रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट को बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं? द टू प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी इमेज आर स्पेशियल रेजोल्यूशन। हमें पता है कि इमेज, कोई भी इमेज है, उसके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एक हमारे पास है स्पेशियल रेजोल्यूशन और दूसरी हमारे पास है कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। अब स्पेशियल रेजोल्यूशन क्या होती है? यानी कि कोई भी इमेज आपको कितनी शार्प नजर आती है, दैट इज स्पेशियल रेजोल्यूशन। और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन क्या है? कि दो सिमिलर चीजें हैं, उनके दरमियान आप कितना डिफरेंस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या है? जैसे ना फॉर एग्जांपल एक तरफ आपके पास बोन है और दूसरी तरफ आपके पास कोई भी सॉफ्ट टिश्यू है, तो बोन और सॉफ्ट टिश्यू में क्लियर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। बोन के एजेस आपको शार्प नजर आएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके पास डिफरेंस है कि बोन है और सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है। तो वो हमारे पास होती है स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि शार्पनेस ऑफ द इमेज। दूसरी तरफ है हमारे पास कंट्रास्ट रेजोल्यूशन, यानी कि आपके पास लिवर है, स्प्लीन है, सेम नजर आ रहे हैं। इसी तरह व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, सेम नजर आते हैं, तो उनमें आप किस हद तक डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, दैट इज कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। कुछ इसको जो है वो इकट्ठा इमेज डिटेल भी कहते हैं या फिर विजिबिलिटी ऑफ डिटेल भी कहते हैं, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन चीज़ों के ऊपर फैक्टर्स भी डिफरेंट इफेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। स्पेशल रेजोल्यूशन इज डिटरमिन्ड बाय फोकल स्पॉट साइज, याद रखना है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब शार्पनेस, ठीक है, तो उसको कौन डिटरमिन करता है? फोकल स्पॉट साइज डिटरमिन करता है। हमने पहले बात की थी, अगर फोकल स्पॉट साइज कम है तो स्पेशल रेजोल्यूशन बेटर होगी, अगर फोकल स्पॉट साइज ज़्यादा होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। एंड अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू ब्लर। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन कौन डिटरमिन करता है? कंट्रास्ट रेजोल्यूशन इज डिटरमिन्ड बाय स्कैटर रेडिएशन एंड अदर सोर्सेज ऑफ इमेज नॉइज, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन किस तरह से, अब दो स्ट्रक्चर्स आपके पास पहले से ही सेम नजर आ रहे हैं, ठीक है, उनके दरमियान कंट्रास्ट बहुत कम है, पहले से ही नेचुरली सेम नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर स्कैटर रेडिएशन भी पहुँच जाए, वहाँ पर किसी और किस्म की नॉइस पहुँच जाए, तो उनका कंट्रास्ट तो और ख़राब हो जाएगा, वो तो हमें और नज़र ही नहीं आएगी। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन का बेसिक ताल्लुक किसके साथ है? उसका फोकल स्पॉट साइज़ के साथ है। अगर आप लोगों ने फोकल स्पॉट साइज़ को कम किया तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी अच्छी आएगी। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ को दीवार के करीब करके रखो, तो क्या होगा? आपको बिल्कुल शार्प एजेस नजर आएंगे आपकी फिंगर्स के। लेकिन अगर आप दीवार को हाथ से दूर कर दो, तो जो आपके पास एक शेडो बन रहा है, आप देखोगे उसके इर्द गिर्द आप देखो तो फिंगर्स के इर्द गिर्द ब्लरिंग है, शार्प एजेस आपको नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसी तरह फोकल स्पॉट साइज पे डिपेंड कर रही होती है स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑलराइट। और फोकल स्पॉट साइज क्या होता है? वैसे हमने ये बहुत दफ़ा डिस्कस किया है पिछले चैप्टर्स के अंदर, बट रिवाइज करवा देती हूँ कि ये हमारे पास होता है एनोड। कैथोड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एनोड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो जिस एरिया के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे होते हैं, दिस पर्टिकुलर एरिया, चूंकि इस एरिया के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं एक्चुअल फोकल स्पॉट। और स्ट्राइक करने के बाद यहां से निकलती हैं एक्सरेज, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव फोकल स्पॉट। ऑलराइट, तो जितना इफेक्टिव फोकल स्पॉट कम होगा उतनी रेजोल्यूशन आपके पास अच्छी होगी, क्योंकि पेनम्बरा नहीं होगा, ब्लरिंग नहीं होगी,
ठीक है। पेनम्ब्रा क्या है कि आपके पास सपोज ये आपके पास हैंड की इमेज है, अब यहाँ पर देखो बिल्कुल क्लियर आपके पास एजेस नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसके एजेस को ऐसे 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 बना दूं, ठीक है, तो ये आपके पास फिंगर्स के इर्द गिर्द आपको ब्लरिंग नजर आ रही है, तो वो ब्लरिंग ही बेसिकली क्या है, पेनम्ब्रा है। एजेस के इर्द गिर्द जो ब्लरिंग होती है दैट इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। ऑल राइट। टू प्रिंसिपल टूल्स आर यूज टू कंट्रोल स्कैटर रेडिएशन। तो स्कैटर रेडिएशन को कम करने के लिए हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होती हैं बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस और दूसरी हमारे पास होती हैं ग्रिड्स। All right, so this is basically the introduction of this chapter that we are going to discuss in detail. Okay, so our first topic is production of scatter radiation, यानी कि scatter radiation basically बनती किस तरह से है, ठीक है। So two types of X-rays are responsible for the optical density and contrast on the radiographic image. Radiographic image के ऊपर जो आपको optical density नज़र आ रही होती है उसी को ही आप contrast कहते हो। Optical density से मुराद कोई एरिया कितना ब्राइट नज़र आ रहा है या कितना डार्क नज़र आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो दो तरह की एक्सरेज आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक वो होती हैं जो कि विदाउट इंटरेक्टिंग पेशेंट की बॉडी के अंदर गई, किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन नहीं की और एज इट इज पेशेंट की बॉडी से पास होकर बाहर निकल गई, इमेज रिसेप्टर तक चली गई, ठीक हो गया। दूसरी वो दैट आर कॉम्पटन स्कैटर्ड विद इन द पेशेंट, यानी कि जिनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है पेशेंट के अंदर, ठीक हो गया। अब एक्सरेज दैट एग्जिट फ्रॉम द पेशेंट आर रेमिनेंट एक्सरेज। अब वो एक्सरेज जो कि पेशेंट से निकल रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड रेमिनेंट एक्सरेज। एंड दोज दैट एग्जिट एंड इंटरेक्ट विद द इमेज रिसेप्टर, और वो रेडिएशंस जो कि एग्जिट तो करती हैं पेशेंट को, पेशेंट को एग्जिट करने के बाद वो इमेज रिसेप्टर तक भी जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज, क्योंकि वही एक्सरे इमेज बनाएगी जो इमेज रिसेप्टर तक जाएगी। All right, proper collimation of the X-ray beam has the primary effect of reducing patient radiation dose by restricting the volume of irradiated tissue. हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम कोलिमेटर्स यूज़ करते हैं। प्रॉपर कोलिमेशन, कोलिमेशन मतलब हमने जो बीम है एक्सरे का उसको एक स्पेसिफिक एक डिजायर्ड फील्ड के अंदर रखना है, जिस भी फील्ड का आपने, जिस भी एनाटॉमी का आपने इमेजिंग करनी है, हमने सिर्फ और सिर्फ बीम को उसी एरिया तक लिमिट करना है, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, पेशेंट को डोज नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। साथ वाले टिश्यूज़ को हमने जब इमेजिंग करनी नहीं है उनकी, तो फिर उनको डोज भी नहीं मिलना चाहिए, वो एक्सपोज भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, पेशेंट रेडिएशन डोज कम होता है बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इरेडिएटेड टिश्यूज, कि हमने जिस भी स्पेसिफिक टिश्यू की इमेजिंग करनी है हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरेज को उस टिश्यू के ऊपर फॉल करवाएंगे, ठीक है। प्रॉपर कोलिमेशन ऑल्सो इम्प्रूव्स इमेज कंट्रास्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब जिस स्पेसिफिक एरिया की आप लोगों ने इमेजिंग करनी है उसी के ऊपर एक्सरे जाएंगी तो उसी की इमेज मिलेगी, इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स की इमेजिंग भी नहीं मिलेंगी, तो इमेज का कंट्रास्ट तो इम्प्रूव हो गई ना। आइडियली ओनली दोज एक्सरेज दैट डू नॉट इंटरेक्ट विद द पेशेंट शुड रीच द इमेज रिसेप्टर। आइडियल केस क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वही एक्सरेज इमेज रिसेप्टर तक जानी चाहिए जिन्होंने किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं किया पेशेंट के साथ, यानी कि पेशेंट की बॉडी में गई और एज इट इज निकल गई, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये आइडियल केस है। अब इस डायग्राम के अंदर बेसिकली क्या है, दिस इज सोर्स, सोर्स से एक्सरेज निकल रही हैं और नीचे हमारे पास पेशेंट है। अब देखो कुछ एक्सरेज आपके पास क्या हो रहा है, किसी भी किस्म का इंटरेक्शन नहीं करी, स्ट्रेट आ रही हैं इमेज रिसेप्टर के ऊपर, तो ये सी वाली क्या होगी, दिस इज ट्रांसमिटेड एक्सरे, जो कि इमेज रिसेप्टर के ऊपर जाएगी और इमेज की फॉर्मेशन करवाएगी। अगर आप डी वाली एक्सरे को देखो तो स्ट्रेट आने के बजाय इसने अपना पाथ चेंज किया, इमेज रिसेप्टर के ऊपर तो आ रही है लेकिन अपना पाथ चेंज कर लिया। ये हमारे पास क्या है, दिस इज स्कैटर्ड रेडिएशन। ए वाली को देखो, ये भी हमारे पास स्कैटर्ड है, और सी वाली को देखो, ये आई बाहर ही नहीं निकली, इसका मतलब है ये क्या है, सॉरी बी वाली, ये क्या है, ये एब्जॉर्ब हो गई है। All right, X-rays of type C and D are called image forming X-rays because ये image receptor तक पहुंची हैं। All right, कोलिमेशन reduces patient radiation dose and improves contrast resolution। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोलिमेशन कर रहे हैं, बीम को सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया तक लिमिट कर रहे हैं जिसकी हमने इमेजिंग करनी है, तो साथ वाले टिश्यूज़ को डोज नहीं मिलेगा, एक्सपोज नहीं होंगे, तो पेशेंट रेडिएशन डोज कम होगा और उसकी वजह से कंट्रास्ट रेजोल्यूशन भी अच्छा होगा, ठीक है।
एज स्कैटर रेडिएशन इंक्रीजेस, जब हमारे पास स्कैटर रेडिएशन इंक्रीज हो जाती हैं, द रेडियोग्राफिक इमेज लूजेस कंट्रास्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रास्ट कम हो जाता है, एंड अपीयर्स ग्रे एंड डल, और वो हमें कैसी नज़र आती है, ग्रे नज़र आएगी और डार्क नज़र आएगी। 3 प्राइमरी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर रेडिएशन। अब स्कैटर रेडिएशन को बेसिकली कौन कौन इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, हमने बात की थी केवीपी, फील्ड साइज एंड पेशेंट थिकनेस, और इन तमाम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, याद रखना है। ऑलराइट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केवीपी को, ठीक है। अब इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको याद हो तो हमने जो इससे पिछला वाला चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका दूसरा नाम क्या था, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसके अंदर एक्सरे, इंसिडेंट एक्सरे जो थी वो टोटली एब्जॉर्ब हो रही थी। दूसरा हमने पढ़ा था कॉम्पटन स्कैटरिंग, याद है। अब यहाँ पर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पीई लिख रही हूँ और कॉम्पटन स्कैटरिंग को CS लिख रही हूँ। हमने बात की थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एनर्जी, ऐसा ही है, जबकि कॉम्पटन स्कैटरिंग भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। बताना ये चाह रही हूँ कि अगर हम कहते हैं कि एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो इन चूंकि दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, तो एनर्जी के इंक्रीज होने से कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कम होगी, एनर्जी के इंक्रीज होने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कम होगा। लेकिन इनमें से ज्यादा कम कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा कम होगा, बिकॉज ये एनर्जी के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की है ना। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग कम होगी एज कम्पेयर टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये ज्यादा कम होगा। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पर जब भी बात करेंगे एनर्जी के बढ़ाने से कॉम्पटन स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉम्पटन स्कैटरिंग एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन ले लो। इसका ये मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग को अगर हम रिलेट करें तो कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट को अपने जहन में बिठा लें, अब जब मैं टेक्स्ट रीड करूंगी तो आपको समझ आएगी, ठीक है। एज एक्सरे एनर्जी इज इंक्रीज्ड, तो हमारे पास क्या होता है, जब एक्सरे एनर्जी को इंक्रीज करोगे द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ कॉम्पटन इंटरेक्शन डिक्रीजेस। देखो इनवर्स रिलेशन है ना, एनर्जी के इंक्रीज करने से कॉम्पटन स्कैटरिंग कम हुई, बट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शंस डिक्रीजेस मच मोर रैपिडली, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन ज्यादा डिक्रीज हुई, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। ऑलराइट, देयरफॉर अगर हम रिलेटिव नंबर लें, रिलेट करें दोनों को, तो हम क्या कहेंगे, कॉम्पटन स्कैटरिंग इंक्रीजेस। ऑलराइट, ये हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। टेबल 11.1 shows the percentage of X-rays incident on a 10 cm thickness of soft tissue। अब आगे चल के हम टेबल को भी देखते हैं, वहां पर ये कह रहे हैं कि आपके पास एक सॉफ्ट टिश्यू है जिसकी थिकनेस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन भी होगी और कॉम्पटन स्कैटरिंग भी होगी एट सिलेक्टेड केवीपी लेवल्स। ठीक हो गया। किलो वोल्ट पीक या किलो वोल्टेज which is one of the factors that affect the level of scatter radiation can be controlled by the radiologic technologist। हमें पता है ये radiologic technologist के अंडर होता है। It would be easy enough to say that all radiographs should be taken at the lowest reasonable KVP, यानी कि हम कहते हैं ना कि lowest KVP रखना चाहिए, क्यों, because this technique would result in minimum scatter। अभी हमने बात की KVP क्या है, KVP is energy, ऐसा ही है ना। और अभी हमने बात की एनर्जी के बढ़ाने से, रिलेटिव की बात करो तो क्या होगा, कॉम्पटन स्कैटरिंग बढ़ेगी, मैं रिलेटिव बता रही हूँ बार बार, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने क्या कहा, केवीपी का डायरेक्ट रिलेशन है स्कैटर रेडिएशन के साथ, ऐसा ही है, क्योंकि मैंने तीनों फैक्टर्स का कहा कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो केवीपी के बढ़ाने से स्कैटर रेडिएशन भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि हमें केवीपी कम रखना चाहिए ताकि स्कैटर रेडिएशन कम बने और इमेज का कंट्रास्ट अच्छा आए। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे चल के बताती हूँ क्यों ऐसा नहीं होता। फिर नीचे उन्होंने फिगर 11.2 बताई है, शोज द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग टू द रेडियोग्राफिक इमेज। द इंक्रीज इन फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रिजल्ट इन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन पेशेंट रेडिएशन डोज। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी इसका मतलब वो पेशेंट की बॉडी के अंदर रह रही हैं, तो जब पेशेंट की बॉडी के अंदर रह रही हैं तो पेशेंट रेडिएशन डोज क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है ना। ऑल्सो फ्यूअर एक्सरेज रीच द इमेज रिसेप्टर एट लो केवीपी।
तो जब हम केवीपी को कम रखेंगे तो क्या होगा, कम एनर्जी वाली एक्सरेज होंगी। केवीपी बेसिकली क्या है, एनर्जी है ना, तो कम केवीपी पे रखना इट मीन्स के लो एनर्जी की एक्सरेज बनवाना। तो जब लो एनर्जी की एक्सरेज बनेगी तो वो तो पेनिट्रेट नहीं होंगी, वो तो एब्जॉर्ब होंगी, और जब एब्जॉर्ब होंगी तो पेशेंट को डोज क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा मिलेगा। ऐसा ही है, a phenomena that is usually compensated for by increasing the MAS। तो फिर हम क्या करेंगे, हम MAS को बढ़ाएंगे, हम एक्सपोजर को बढ़ाएंगे। जब हम एक्सपोजर को बढ़ाएंगे तो पेशेंट को डोज स्टिल ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले हमने बात की कि केवीपी के बढ़ाने से स्कैटर रेडिएशन बढ़ती हैं, तो होना तो ऐसे चाहिए कि फिर हम लो केवीपी यूज़ करें तो कम स्कैटर रेडिएशन बनेगी। लेकिन फिर वो कहता है कि जब हम लोग कम केवीपी को यूज़ करेंगे तो कम केवीपी वाली तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वो तो पेशेंट की बॉडी से निकलेंगी ही नहीं। जब नहीं निकलेंगी तो पेशेंट को डोज तो ज़्यादा मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ एक्सरेज इंसिडेंट ऑन द पेशेंट रीच द इमेज रिसेप्टर। सिर्फ और सिर्फ 1% एक्सरेज इमेज रिसेप्टर तक पहुंचती हैं, बाकी कुछ स्कैटर हो जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% एक्सरेज निकलती हैं। प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने ये बात भी की थी कि 99% हीट में कन्वर्ट हो जाता है और सिर्फ 1% एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है। अब याद रखना है, इमेज रिसेप्टर के ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ 1% जाती हैं, ठीक है। लार्ज पेशेंट्स केवीपी मस्ट बी हाई, तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट थिक है तो केवीपी को हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा टू इंश्योर एडिक्वेट पेनिट्रेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द बॉडी दैट इज बीइंग रेडियोग्राफ्ड। हमने जिस भी एरिया का रेडियोग्राफ लेना है, अगर पेशेंट थिक है तो हमें इतनी एनर्जी के एक्सरेज चाहिए जो कि उसकी बॉडी से पेनिट्रेट कर जाएं। सिर्फ बॉडी के अंदर ही नहीं लेकर जाना, हमें उनको बॉडी से बाहर भी निकालना है, ठीक है, तभी तो वो इमेज रिसेप्टर तक पहुंचेंगी। If, for example, the normal technique factors for an anterior-posterior examination of the abdomen are inadequate, or the technologist has the choice of increasing MAS और KVP, तो अगर नॉर्मली जो मशीन ने सेलेक्ट की हुई है, ऑटोमेटिक मशीन है ना आजकल, वो सेलेक्ट की हुई है, तो टेक्नोलॉजिस्ट क्या कर सकता है कि उस KVP को और MA को इंक्रीज कर सकता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट थिकनेस। इंक्रीजिंग द MAS, अब MAS को बढ़ाने से क्या मुराद है, यानी कि आप एक्सपोजर बढ़ा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा एक्सरेज को प्रोड्यूस करवा रहे हो ताकि आपके पास एक सेटिस्फैक्ट्री इमेज बन सके। लेकिन इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, पेशेंट को डोज ज़्यादा मिलता है, अनएक्सेप्टेबली हाई पेशेंट रेडिएशन डोज। ऑन दी अदर हैंड अ मच स्मॉलर इंक्रीज इन केवीपी, अगर आप लोगों ने बहुत कम केवीपी को इंक्रीज किया है, इट इज़ यूजली सफिशेंट टू प्रोवाइड इनफ एक्सरेज, तो इससे आपको इनफ एनर्जी की एक्सरेज मिल जाती हैं, एंड दिस कैन बी डन एट अ मच लोअर पेशेंट रेडिएशन डोज। अनफॉर्चुनेटली व्हेन केवीपी इज इंक्रीज्ड, हम जब केवीपी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, द लेवल ऑफ स्कैटर रेडिएशन ऑल्सो इंक्रीजेस। अभी हमने बात की थी एनर्जी के इंक्रीज करने से कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी रिलेटिव टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद रखना है, लीडिंग टू रिड्यूस्ड इमेज कंट्रास्ट। उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इमेज का कंट्रास्ट खराब होगा। ऊपर हमने बात की कि आप थोड़ा सा केवीपी को इंक्रीज करो तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास पेशेंट को डोज कम मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छी आ जाएगी। लेकिन क्या होता है कि केवीपी को इंक्रीज करने की वजह से आपको स्कैटर रेडिएशन भी मिल रही हैं। देखो अभी तक हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो ये है कि पहले हमने बात की कि केवीपी और स्कैटर रेडिएशन का डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसा ही है, हमने कहा कि केवीपी को इंक्रीज करने से स्कैटर रेडिएशन भी बढ़ती है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम कम केवीपी यूज़ करें, उसकी वजह से स्कैटर रेडिएशन भी कम होगी। लेकिन जब कम केवीपी यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इतने कम एनर्जी की होती हैं कि वो पेशेंट की बॉडी से निकलती ही नहीं है, वो एब्जॉर्ब रहती हैं। जब वो पेशेंट की बॉडी से नहीं निकलेगी, इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंचेगी, तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा, वो एक्सपोजर को बढ़ा देगा ताकि ज़्यादा एक्सरेज पेशेंट की बॉडी के ऊपर जाएं। तो क्या होगा, पेशेंट को डोज ज़्यादा मिलेगा। देन वो कहता है कि आप लोग स्लाइट केवीपी को इंक्रीज कर दो, थोड़ा सा करो, बहुत ज़्यादा नहीं करो, थोड़ा सा केवीपी को इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब जब हमने थोड़ा सा केवीपी को इंक्रीज किया तो केवीपी क्या है, एनर्जी है। एनर्जी के इंक्रीज होने से हमारे पास क्या इंक्रीज होगी, कॉम्पटन स्कैटरिंग इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास इमेज का कंट्रास्ट कम हो गया। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास केवीपी भी हम हाई यूज़ करें, जिसकी वजह से एक्सरेज के पास इतनी एनर्जी हो कि पेशेंट की बॉडी से पेनिट्रेट करें और हमारे पास रेडिएशंस भी ना बने। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी यूज़ कोलीमेटर्स, वी यूज़ ग्रिड्स। All right. Figure 11.3 shows a series of radiographs of a skull phantom
taken at 70, 80 and 90 kVp। अब हम नीचे जाके देखते हैं। विद द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कोलिमेशन एंड ग्रिड्स, हमने केवीपी के साथ साथ कोलिमेशन और ग्रिड्स का यूज भी किया है। विद द एमएएस एडजस्टेड टू प्रोड्यूस रेडियोग्राफ्स ऑफ इक्वल ऑप्टिकल डेंसिटी, और साथ हमने एमएएस को भी एडजस्ट किया है ताकि हमें ऑप्टिकल डेंसिटी सेम मिले। मोस्ट रेडियोलॉजिस्ट वुड एक्सेप्ट एनी ऑफ दीज रेडियोग्राफ्स। नोटिस दैट द पेशेंट डोज एट 90 kVp। अगर हम पेशेंट डोज की बात करें 90 kVp पर, तो एनर्जी ज़्यादा है, पेशेंट को डोज क्या मिलेगी? इज अप्रॉक्सीमेटली 1/3 दैट एट 70 kVp। क्योंकि 70 kVp पे कम एनर्जी की थी, रेडियोलॉजिस्ट एक्सपोजर बढ़ाता गया तो पेशेंट को डोज ज़्यादा मिलती गई। 90 kVp हाई एनर्जी की है, डोज नहीं बढ़ा, तो ये कह रहे हैं कि जब 70 और 90 को कंपेयर करें तो 90 kVp पे हमारे पास 1/3, यानी कि जितना 70 पे डोज मिल रहा था उसका तीसरा हिस्सा 90 पर मिला। ठीक है, इन जनरल बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इन पेशेंट डोज। तो अब हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम लोग हाई केवीपी यूज करते थे तो पेशेंट को डोज कम मिलता था। तो अब कौन सी टेक्निक प्रेफर की जाने लगी? हाई केवीपी रेडियोग्राफिक टेक्निक इज प्रेफर्ड टू अ लो केवीपी टेक्निक, क्योंकि हाई केवीपी पे पेशेंट को डोज कम मिल रहा था। ठीक है, लेकिन स्कैटर रेडिएशन बढ़ रही थी, तो स्कैटर रेडिएशन को कम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वी यूज कोलिमेटर्स, वी यूज ग्रिड्स। इज दैट क्लियर? अब हम डायग्राम्स को देखते हैं। पहले टेबल 11.1 को देखो। इसमें हमें यही कह रहे हैं कि हम जैसे जैसे केवीपी को इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो हमने क्या बात की थी, केवीपी क्या है? केवीपी इज एनर्जी। एनर्जी का कॉम्पटन स्कैटरिंग के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। लेकिन एनर्जी के क्यूब का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। कि 50 केवीपी पर फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन में कितनी कमी आ रही है? 79%। और कॉम्पटन में कितनी आ रही है? 21। तो ज़्यादा कौन है? कॉम्पटन, क्योंकि इसमें 21% कमी आ रही है, इसमें 79% कमी आ रही है। इसी तरह जब आप लोगों ने 60 कर दिया तो इसके अंदर 70% कमी आ रही है, इसके अंदर 30% कमी आ रही है। तो अगर हम रिलेट करें तो कॉम्पटन स्कैटरिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन। ऐसा ही है। बाकी ये टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कह रही थी। नेक्स्ट अगर आप फिगर 11.2 को देखो तो ये बेसिकली आपको क्या कह रही है? देखो, एक तरफ आपके पास है कॉम्पटन स्कैटरिंग और दूसरी तरफ आपके पास है फोटो इलेक्ट्रिक। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक को देखो तो ये आपके पास है एनर्जी। जैसे जैसे आप एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पर इंटरेक्शन है ना वर्टिकली, तो इंटरेक्शन क्या होती जा रही है? एनर्जी के इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन कम होती जा रही है। क्यों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था? इट इज़ एब्जॉर्प्शन। ऐसा ही था। तो जब हम एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो एब्जॉर्प्शन होती है या पेनिट्रेशन होती है? पेनिट्रेशन होती है। ठीक है, लो एनर्जी वाली एब्जॉर्ब होती है, हाई एनर्जी वाली पेनिट्रेट होती हैं। तो देखो ना, अब 140 है, 140 से भी आगे चला गया, तो अब केवीपी इंक्रीज करो, देखो यहाँ पर आ गई केवीपी, तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन कम होगी। अगर कॉम्पटन स्कैटरिंग को देखो तो ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रही है एज कम्पेयर टू फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट आपके पास देखो, इन्होंने कहा कि एक तरफ हम लोगों ने 70 kVp रखा है, दूसरी तरफ 80 kVp रखा है, एंड यहाँ पे हमने 90 kVp रखा है। तो ज़्यादा ब्राइट इमेज आपको कहाँ पर मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और 70 kVp पर आपको MAS कितना देना पड़ा था? देखो, लो kVp पर MAS भी आपको डबल देना पड़ा था, यानी कि लो kVp पर पेशेंट रेडिएशन डोज ज़्यादा देना पड़ता है। अब थोड़ी सी हाई की तो पेशेंट रेडिएशन डोज कम हो गया, अब इससे ज़्यादा हाई करोगे तो पेशेंट रेडिएशन डोज और कम हो गया, यानी कि 90 kVp पर 3 टाइम्स डोज कम हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कौन सा प्रेफर करेंगे? हाई kVp वाला प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है फील्ड साइज। पहला वाला हमने डिस्कस कर दिया kVp। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वी है फील्ड साइज। इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है। जब फील्ड साइज ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा? स्कैटर रेडिएशंस भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, और ये भी हमारे पास कौन कंट्रोल करता है? रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट कंट्रोल करता है। एज फील्ड साइज इज इंक्रीज्ड, स्कैटर रेडिएशन आल्सो इंक्रीजेस। डायरेक्ट रिलेशन। तो स्कैटर रेडिएशन इंक्रीजेस एज द एक्सरे बीम फील्ड साइज इंक्रीजेस। 11.5 shows two anterior-posterior views of the lumbar spine। इसको हम देखते हैं। आपके पास दोनों ही 35 × 43 सेंटीमीटर इमेज रिसेप्टर पर लिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि एक आपके पास ए वाली इमेज है, दूसरी आपके पास बी वाली इमेज है। अब कहते हैं कि जो ए वाली है उसमें हमने फील्ड कितनी रखी है? फुल फील्ड साइज रखा है, और ये अनकोलिमेटेड, यानी कि किसी भी किस्म का हमने कोलिमेशन यूज नहीं की है।
और बी वाली में हमने क्या किया है, हमने कोलिमेशन यूज की है, जिसकी वजह से उसने सिर्फ और सिर्फ बीम को कहाँ पर रखा है, सिर्फ और सिर्फ बीम को फॉल करवाया है, स्पाइनल कॉलम के ऊपर फॉल करवाया है। ठीक है। Image contrast is noticeably poorer in the field radiograph because of the increased scatter radiation that accompanies larger field size. तो जब हम लोगों ने फुल फील्ड साइज यूज किया था तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर स्पाइनल कॉलम के अलावा भी स्ट्रक्चर उसके अंदर आए, तो स्कैटर रेडिएशंस बढ़ गई। यानी कि अगर आप लोग स्मॉलर फील्ड साइज यूज़ करते हो, तो अगर आप लोग फुल फील्ड साइज से कंपेयर करो तो स्मॉलर फील्ड साइज जब रखोगे तो उसके लिए आपको रेडियोग्राफिक एक्सपोजर फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि केवीपी को बढ़ाना पड़ेगा, एमए को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप लोग केवीपी और एमए को बढ़ाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा, स्कैटर रेडिएशन कम होगी, जिसकी वजह से रेडियोग्राफिक ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, विच मस्ट बी रेज्ड बाय इंक्रीजिंग टेक्निक। तो आप लोग क्या करोगे, टेक्निक को, केवीपी को इंक्रीज करोगे, एमएएस को इंक्रीज करोगे, यानी कि टेक्निक्स को बढ़ाओगे। ऑलराइट, तो अगर हम इस इमेज के अंदर देखें, इसको जरा छोटा करके इमेज बताती हूँ कि हमने इस कॉलम की करनी थी, लंबर कॉलम की, ऐसा ही है, लेकिन हमारे पास ये एरिया भी बीच में आया क्योंकि हमने कोलिमेटर यूज नहीं किया था, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम नीचे वाली इमेज को देखें तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड एरिया ही आया है। ठीक है, कोलिमेटर की यूज करने की वजह से। ऑलराइट, तो पेशेंट को डोज ज़्यादा नहीं मिला है। द लास्ट फैक्टर इज पेशेंट थिकनेस। ठीक है, इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है, अगर पेशेंट की थिकनेस ज़्यादा होगी तो स्कैटर रेडिएशन भी ज़्यादा बनेगी, पेशेंट की थिकनेस कम तो स्कैटर रेडिएशन भी कम। इमेजिंग थिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिजल्ट्स इन मोर स्कैटर रेडिएशन। तो अगर पार्ट थिक है तो उसकी वजह से स्कैटर रेडिएशन भी ज़्यादा होगी देन डज इमेजिंग थिन बॉडी पार्ट्स। कंपेयर अ रेडियोग्राफ ऑफ बोनी स्ट्रक्चर इन एन एक्सट्रीमिटी, यानी कि अगर एक तरफ आप लोगों ने हाथ का या बाजू का एक्सरे लिया है, दूसरी तरफ आप लोग चेस्ट का ले रहे हो या पेल्विक का ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है चेस्ट थिक है एज कम्पेयर टू एक्सट्रीमिटी। तो कौन सा आपके पास रेडियोग्राफ बड़ा शार्प से नजर आता है आपको, हैंड का। एक्सट्रीमिटीज के रेडियोग्राफ का भी देखिए कितने शार्प से नजर आ रहे होते हैं, सारी हैंड की बोन्स आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होती हैं। ठीक है, क्यों, बिकॉज हैंड की थिकनेस कम होती है। इवन वन द टू आर टेकन विद द सेम स्क्रीन फिल्म इमेज रिसेप्टर, यानी कि आप लोगों ने रिसेप्टर सेम रखे हुए हैं, द एक्सट्रीमिटी रेडियोग्राफ विल बी मच शार्पर बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ स्कैटर रेडिएशन। तो एक्सट्रीमिटी का जो रेडियोग्राफ होता है वो क्यों आपको शार्पर नजर आता है, बिकॉज उसके अंदर स्कैटर रेडिएशन कम होती हैं। द टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि मसल हो गया, फैट हो गया, बोन हो गया, या किसी भी किस्म की पैथोलॉजी आ गई, फॉर एग्जांपल आपके पास लंग्स के अंदर फ्लूइड है, ये सारे के सारे क्या करवाते हैं, स्कैटर रेडिएशन की प्रोडक्शन करवाते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप देखो, ये आपके पास एक एक्सट्रीमिटी का रेडियोग्राफ है, कितना क्लियर नजर आए हुए, सारे बोन के एजेस आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है। Figure 11 shows the relative intensity of Compton scatter X-rays as a function of the thickness of soft tissue for a 20-25 cm field। यानी कि अगर आप लोगों ने 20 to 25 cm फील्ड यूज़ की है तो हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है सॉफ्ट टिश्यू की। ठीक है, अगर थिकनेस ज़्यादा तो स्कैटर रेडिएशन भी ज़्यादा। एक्सपोजर ऑफ अ 3 cm थिक एक्सट्रीमिटी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अगर एक्सट्रीमिटी का लिया है जो कि 3 cm थिक है और केवीपी कितना रखा है आपने, 70 केवीपी रखा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, 45% स्कैटर रेडिएशन बनी है एक्सट्रीमिटी में। ठीक है, इसी तरह और एक्सट्रीमिटी की थिकनेस कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों ने 30 सेंटीमीटर वाला थिक एब्डोमेन ले लिया है तो उसके अंदर कितनी एक्सरेज बनेगी, 100% एक्सरेज जो हैं वो पेशेंट की बॉडी से निकलेंगी और वो सारी की सारी एक्सरेज कैसी होंगी, स्कैटर्ड एक्सरेज होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जितना थिक बॉडी पार्ट उतनी ज़्यादा स्कैटर्ड रेडिएशंस। With increasing patient thickness, more X-rays undergo multiple scattering, तो obvious सी बात है ज़्यादा सारी X-rays scatter कर जाएंगी, so that the average angle of scatter in the remnant beam is greater। तो एंगल भी जो है वो greater होगा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट आ रही थी तो ये देखो अगर थोड़ी बहुत डिविएट करती है तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा करती है तो ऑब्वियस सी बात है अब इनका एंगल ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा नॉइस क्रिएट करेंगी।
नॉर्मली पेशेंट थिकनेस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट को मोटा पतला तो वो कर नहीं सकता है। इफ यू रिकॉग्नाइज दैट मोर एक्सरेज आर स्कैटर्ड विद इंक्रीजिंग पेशेंट थिकनेस, अगर आपको पता चल गया है पेशेंट की थिकनेस इंक्रीज होने की वजह से एक्सरे स्कैटर्ड ज्यादा हो रही हैं, यू कैन प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी रेडियोग्राफ बाय चूजिंग द प्रॉपर टेक्निक। तो आप क्या करोगे, टेक्निक को प्रॉपर यूज करोगे, ठीक है, आप केवीपी और एमए को प्रॉपर यूज करोगे। And by using devices that reduce scatter radiation to the image receptor such as compression pedal, तो हम compression pedal यूज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, अगर पेशेंट की एनाटॉमी थिक थी तो वो कंप्रेस करके उसको क्या करता है, थिन कर देता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं compression of anatomy improves spatial resolution and contrast resolution and lowers the patient radiation dose। ठीक है, तो जब कंप्रेस करोगे तो एनाटॉमी, जब आप लोग कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन भी इंप्रूव होगी, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन भी, और पेशेंट को डोज भी कम मिलेगा। ठीक है, कंप्रेशन डिवाइसेस इंप्रूव स्पेशल रेजोल्यूशन बाय रिड्यूसिंग पेशेंट थिकनेस। तो कंप्रेशन डिवाइसेस बेसिकली क्या करती हैं, पेशेंट थिकनेस को कम करती हैं और ऑब्जेक्ट को, यानी कि जिसकी भी आप लोगों ने इमेजिंग करनी है उसको इमेज रिसेप्टर के ज़्यादा करीब लेकर जाती हैं। ठीक है, कंप्रेशन ऑल्सो रिड्यूसेस पेशेंट रेडिएशन डोज, तो कंप्रेशन की वजह से पेशेंट को डोज भी कम मिलता है एंड इम्प्रूव्स कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। कंप्रेशन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मेमोग्राफी। तो बेसिकली क्या किया जाता है, ब्रेस्ट को कंप्रेस किया जाता है, वी यूज कंप्रेशन पेडल्स, ऐसा ही है। अब वहाँ पर जब ब्रेस्ट को कंप्रेस करते हैं तो ब्रेस्ट एक तो इमेज रिसेप्टर के करीब आ जाती है, दूसरा उसकी थिकनेस बिल्कुल एक तरह की हो जाती है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, स्कैटर रेडिएशंस कम बनती है, इमेज का कंट्रास्ट अच्छा आता है। ऑल राइट।